तो जैसा कि अभी हमने देखा कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की कई सारी एप्लीकेशंस हैं। इसके द्वारा ना किसी सिंपल मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पता लगाया जाता है, बल्कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बड़े बड़े जटिल मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में भी एनएमआर का उपयोग किया जाता है। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि एनएमआर आखिर कैसे पता लगाता है कि किस तरीके के सिग्नल से क्या जानकारी प्राप्त हुई। यानी हम एनएमआर के बारे में ये जो स्पेक्ट्रम है उसकी कुछ मुख्य चीजों का यहाँ अध्ययन करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि एनएमआर स्पेक्ट्रम में हम एब्जॉर्बेंस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच ग्राफ खींचते हैं। यानी कि ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसे हम जनरली डेल्टा के फॉर्म में बताते हैं, और यहाँ पर अप फील्ड होती है, यहाँ डाउन फील्ड होती है, और ये एब्जॉर्प्शन, कितनी लाइट वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एब्जॉर्प्शन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो ग्राफ है उसे हम पीएमआर स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब इस स्पेक्ट्रम में हमें विभिन्न प्रकार के सिग्नल्स मिलते हैं। तो ये सिग्नल्स क्या बताते हैं? तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये सिग्नल्स हमें क्या बताते हैं। तो एनएमआर स्पेक्ट्रम में आपको जितने भी सिग्नल मिल रहे हैं वो सिग्नल आपको उतने ही प्रकार के तुल्य प्रोटॉनों के सेटों की संख्या बताते हैं। यानी सिग्नलों की संख्या से हम किसी मॉलिक्यूल में उपस्थित इक्विवेलेंट प्रोटॉन किसे कहते हैं? जिनका केमिकल एनवायरनमेंट सेम होता है। तो कितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के सेट हैं उनके बारे में हमें बताता है। जैसे अभी हमने ये एक पीएमआर बनाया, तो यहाँ पर हमें कितने सिग्नल मिले? 3। तो हम कहेंगे कि कितने टाइप्स के प्रोटॉन्स हैं? तो 3 टाइप के प्रोटॉन्स यहाँ पर हैं, है ना। तो सिग्नलों की संख्या हमें क्या बताती है कि उसमें कितने तरीके के इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के सेट हैं। अब ये सिग्नल एक ही जगह पर तो प्राप्त हो नहीं रहे, ये सिग्नल कहाँ प्राप्त हो रहे हैं? अलग अलग पोजीशन पर प्राप्त हो रहे हैं। तो जो सिग्नलों की पोजीशन है उसके द्वारा जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट के बारे में जानकारी मिलती है। यानी ये जो सिग्नल है ये देखिए आपको अप फील्ड में मिल रहा है, यानी यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स का इन्वायरमेंट होगा वो इसको क्या कर रहा होगा? शील्ड कर रहा होगा। तो शील्डिंग के कारण इसका सिग्नल कैसा मिल रहा है? अप फील्ड में है। इसके कंपैरिजन में इसके जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट था इस ग्रुप का, वो क्या कर रहा था? इसको अपेक्षाकृत कम शील्ड कर रहा था, इसलिए इसका सिग्नल हमें कहाँ मिला? थोड़ा सा डाउन फील्ड में। और ये वाला जो सिग्नल मिला वो और ज्यादा डाउन फील्ड में है, यानी यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट इस प्रकार का था कि वो वहां डीशील्डिंग ज्यादा हो रही है। तो सिग्नलों की जो पोजीशन है वो हमें क्या बताती है? इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट की जानकारी देती है। और इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट से हम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद ये सिग्नल देखिए मैंने थोड़ा ज्यादा इंटेंस बनाया, ये अपेक्षाकृत कम बनाया। तो ये जो सिग्नल की इंटेंसिटी है, ये सिग्नल की इंटेंसिटी उस प्रोटॉन के सेट में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के समानुपाती होती है। मतलब जो इंटेंसिटी है वो किसके समानुपाती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे आपको सिग्नल्स उतना ही इंटेंस मिलेगा। और जैसा कि अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कभी कभी सिग्नल आपको एक ही पीक में ना मिलकर किस फॉर्म में मिलते हैं? वो इस फॉर्म में मिलते हैं जैसे कि उनकी स्प्लिटिंग हो गई हो। तो जो सिग्नल की स्प्लिटिंग होती है वो क्यों होती है? क्योंकि उसके आसपास के जो ग्रुप होते हैं उनमें भी प्रोटॉन्स उपस्थित होते हैं। तो उन प्रोटॉन्स के इंटरेक्शन के कारण ये जो सिग्नल है वो टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है। और यदि मान लो उसके आसपास n नंबर में प्रोटॉन्स हैं तो सिग्नल की स्प्लिटिंग जो होगी वो n+1 में हो जाती है। कितने सिग्नल्स आपको मिलते हैं? n+1 सिग्नल यहाँ पर प्राप्त होते हैं।
तो चलिए आइए हम उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं हमने सबसे पहला मॉलिक्यूल लिया है इथेनॉल। इथेनॉल आपको दिख रहा है, इसका फॉर्मूला है CH3CH2OH। तो यहाँ पर आपको कितने तरीके के प्रोटॉन नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहला प्रोटॉन तो ये जो 3 प्रोटॉन C के साथ जुड़े हुए हैं यानी CH3 यानी मैथिल ग्रुप के जो प्रोटॉन हैं, ये सिर्फ किससे जुड़े हुए हैं? CH2 से जुड़े हुए हैं। तो ये जो तीनों प्रोटॉन हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट एक ही प्रकार का है। तो ये तीनों प्रोटॉन कैसे होंगे? इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे जो एक ही सिग्नल देंगे। तो एक प्रोटॉन का सेट मिला हमें CH3 के रूप में। दूसरा प्रोटॉन आप देखिए यहाँ जो CH2 से जुड़ा हुआ है, इसके दोनों प्रोटॉन OH से भी इंटरेक्शन करेंगे और CH3 से भी इंटरेक्शन करेंगे। यानी कि ये जो दोनों प्रोटॉन है ये CH3 के प्रोटॉन से थोड़ा अलग है। क्यों? क्योंकि इनका इंटरेक्शन OH से भी हो रहा है। तो इनका एनवायरमेंट CH3 के प्रोटॉनों के एनवायरमेंट से अलग होगा। तो ये हमें दूसरे टाइप के प्रोटॉन मिले जो CH2 में है। और तीसरा प्रोटॉन हमें कहाँ मिलता है? OH ग्रुप में। जो O के साथ अटैच है वो तीसरे टाइप का प्रोटॉन है, क्योंकि इसका एनवायरमेंट A टाइप के प्रोटॉन यानी CH3 के प्रोटोनों से और CH2 के प्रोटोनों से अलग था। तो हमें 3 प्रकार के प्रोटॉन मिलते हैं, A CH3 में, B CH2 में और C OH में। तो आपको यहाँ कितने सिग्नल मिलेंगे? तो आपको PMR में यहाँ 3 सिग्नल मिलेंगे। ठीक इसी तरीके से यदि हम दूसरा उदाहरण देखें 2-क्लोरोप्रोपेन का, तो 2-क्लोरोप्रोपेन में मैं इसको यहाँ बनाना चाहूंगी 2-क्लोरोप्रोपेन। तो यहाँ पर ये Cl है और ये CH3 है। तो अब आप इसको जरा ध्यान से देखें कि 2-क्लोरोप्रोपेन में कितने प्रकार के प्रोटॉन्स हैं। तो देखिए ये जो प्रोटॉन्स हैं वो किससे इंटरेक्ट कर रहा है? Cl से भी कर रहा है और H से भी कर रहा है। और ये वाला जो CH3 के साथ जो प्रोटॉन्स हैं वो भी Cl से भी कर रहे हैं और H से भी कर रहे हैं। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट तो बिल्कुल एक जैसा हुआ, यानी कि ये एक ही टाइप के प्रोटॉन हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक टाइप के प्रोटॉन हैं। तो यहाँ पर 6 प्रोटॉन एक ही टाइप के हैं जिनका आपको एक पोजीशन पर सिग्नल मिलेगा। अच्छा, दूसरा क्या बचा? दूसरा हमको ये प्रोटॉन दिख रहा है जो CH3 से भी इंटरेक्ट कर रहा है और Cl से भी इंटरेक्ट करेगा। तो ये दूसरे टाइप का प्रोटॉन है, यानी 2-क्लोरोप्रोपेन में आपको जो सिग्नल मिलेंगे वो 2 टाइप के होंगे, 2 सिग्नल मिलेंगे। यदि हम बात करें, मैं यहाँ पर एक डाइन ले लेती हूँ, ये H है, ये Br है, ये हमारा CH3 है और यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है? मान लीजिए H। तो आप देखिए ये हमारी प्रोपीन है, ब्रोमोप्रोपीन है ना। तो इसमें कितने टाइप के प्रोटॉन्स आपको दिख रहे हैं? तो यहाँ पर पहला तो ये CH3 हो गया जो किस किस के कांटेक्ट में है? देखिए H, ये वाला H और इस Br से, तो ये A टाइप हो गया। ठीक, अब ये वाला H किस किस के पास में है? तो देखिए Br के बहुत क्लोज है और इसके कांटेक्ट में भी आएगा, तो ये B टाइप का है। ये वाला H थोड़ा अलग टाइप का है क्योंकि ये CH3 के कांटेक्ट में है ना, और ये यहाँ से H के कांटेक्ट में है। तो आपको यहाँ पर कितने सिग्नल मिलेंगे? यहाँ पर 3 सिग्नल मिलेंगे। ठीक इसी तरीके से यदि हम ब्रोमोप्रोपेन लें, यानी मैं यहाँ बताना चाह रही थी कि ये दोनों H समान नहीं है क्योंकि इनका इंटरेक्शन, इनका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट अलग अलग है। तो अलग अलग होने के कारण इनके सिग्नल भी अलग अलग होंगे। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CH2 CH2Br का, यानी कि ये हमारा क्या है? ब्रोमोप्रोपेन है। तो यहाँ पर आपको कितने सिग्नल मिलेंगे? तो देखते हैं कि कितने प्रकार के प्रोटॉन्स यहाँ पर है। तो पहला तो ये CH3 है जो सिर्फ CH2 से इंटरेक्ट कर रहा है। दूसरा ये CH2 है जो CH3 के प्रोटॉन से भी इंटरेक्ट करेगा और CH2 के प्रोटॉन से भी इंटरेक्ट करेगा। और तीसरा
ये हमारा ये वाला CH2 है जो Br से अटैच है, ये Br से डायरेक्टली अटैच है, इसलिए यहाँ डी शील्डिंग ज़्यादा होगी तो अलग पोजीशन पर सिग्नल मिलेगा। तो यहाँ पर हमको 3 प्रकार के सिग्नल प्राप्त होते हैं। चलिए अब हम एक बहुत ही सिंपल सा मॉलिक्यूल लेते हैं और उसके NMR स्पेक्ट्रम का यहाँ पर विश्लेषण करते हैं। तो मैं यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड को लेती हूँ और जिसका फॉर्मूला होता है CH3CH2Br। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस एथिल ब्रोमाइड में कितने टाइप के प्रोटॉन हैं। एक तो ये CH3 और एक ये CH2। यदि इसे A नाम दूं तो ये हो जाएगा हमारा B। ठीक, तो ये 2 प्रकार के प्रोटॉन हमको दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये CH3 CH2 के डायरेक्ट कांटेक्ट में है और Br से दूर है, जबकि ये वाले जो CH2 के प्रोटॉन्स हैं वो Br के डायरेक्ट कांटेक्ट में है और यहाँ पर सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में क्या होगा, डी शील्डिंग होने के कारण सिग्नल अलग पोजीशन पर मिलेगा। यहाँ डी शील्डिंग क्यों हो रही है, तो हम जानते हैं कि जो ब्रोमीन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेता है और इलेक्ट्रॉन्स यदि Br की ओर चले गए तो यहाँ पर जो हमारा प्रोटॉन है वहां से इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी थी वो कम हो गई और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होने से अब वहां शील्डिंग कम हो गई, यानी कि वो कैसे हो गए, डी शील्डेड हो गए। और डी शील्डेड होने के कारण जो सिग्नल है वो कहाँ पर चला गया, डाउन फील्ड में शिफ्ट हो गया। यहाँ आप NMR स्पेक्ट्रम एथिल ब्रोमाइड का देख सकते हैं, तो आप देखिए कि CH2 के सिग्नल आपको कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये लगभग 3.5 के आसपास आपको ये सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। जबकि इसके कंपैरिजन में यदि हम CH3 के सिग्नल देखें तो CH3 के सिग्नल हमको अपेक्षाकृत अप फील्ड में दिखाई दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये CH3 डायरेक्टली Br से अरेंज नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस के साथ चेंज होता है। तो यहाँ पर अपेक्षाकृत कम इलेक्ट्रॉन्स दूर हुए, यानी कि यहाँ पर शील्डिंग रहेगी और शील्डिंग होने के कारण सिग्नल आपको कहाँ पर मिलेंगे, अप फील्ड में मिलेंगे। अब आप देखिए कि जो B के प्रोटॉन हैं, ये कितने प्रोटॉन हैं B में, 3 प्रोटॉन हैं। अब ये किसके इंटरेक्शन में है, ये A के इंटरेक्शन में है। तो यहाँ पर कितने न्यूक्लियस हैं, कितने प्रोटॉन हैं, ये 2 प्रोटॉन हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए 2। तो जो B का सिग्नल है वो इन 2 प्रोटॉनों से इंटरेक्ट करेगा और उसका सिग्नल किस में टूट जाएगा, स्प्लिटिंग होगी और N+1 सिग्नल्स में टूट जाएगा। यानी किसकी बात कर रहे थे हम, B के प्रोटॉनों की। तो B के प्रोटॉनों के लिए ये A के 2 प्रोटॉन इंटरेक्ट करेंगे तो सिग्नल कितने में टूटेगा, 2+1 यानी 3 में टूट जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो B यानी CH3 का सिग्नल है वो कितने पार्ट में टूटा हुआ है, ये ट्रिपलेट में यानी 3 पार्ट में टूटा हुआ है। अब हम बात करते हैं A के प्रोटॉनों की। तो A के प्रोटॉन यहाँ B के प्रोटॉनों से इंटरेक्ट करेंगे। तो B में कितने प्रोटॉन हैं, 3, यानी इसके पड़ोसी प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 3। तो सिग्नल कितने में टूटेगा, N+1 में, यानी कि 3+1 यानी 4। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो A के प्रोटॉन है उसका सिग्नल आपको एक सिंगल पीक में नहीं दिख रहा है बल्कि 4 भागों में टूटा हुआ है, क्वाड्रेट में, यानी ये 4 भागों में टूट जाता है। साथ ही आप इनका रिलेटिव एरिया देखिए, तो CH3 में आपको कितना दिख रहा है, काफी हाई पीक दिख रही है। और यदि आप CH2 की बात करें तो पीक कैसी है, कम है। तो CH3 में हाई पीक क्यों दिख रही है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, जबकि CH2 में अपेक्षाकृत प्रोटॉन्स कम है, इसलिए वहां रिलेटिव एरिया भी कैसा है, कम है। तो यहाँ शील्डिंग और डी शील्डिंग के कारण जो है आपका शिफ्टिंग हो जाती है, यानी सिग्नल अप फील्ड और डाउन फील्ड में दिखाई देते हैं और उनके आसपास के प्रोटॉनों के इंटरेक्शन के कारण वो सिग्नल जो है टूट जाते हैं, उनमें स्प्लिटिंग हो जाती है। तो इससे हमें
पड़ोसी प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है। साथ में इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट की शील्डिंग और डीशील्डिंग के कारण हमें पता चलता है कि प्रोटॉन किस प्रकार का है, उसका इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट हमें उसकी पोजीशन से पता चलता है। तो इस तरीके से हम किसी भी एनएमआर की व्याख्या आसानी से कर सकते हैं और उसके इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट, उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, उसके आसपास उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बारे में भी पता लगा सकते हैं।